वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट 2023 के इस दूसरे कार्यक्रम में यहाँ मंच पर उपस्थित ब्रिगेडियर ए.के. सिंह साहब, बेंगलुरु से विशेष रूप से आए रवि जी, अनिल झा जी, सौरभ मिश्रा जी, मैडम निशा मदन झा जी, रेणु पासवान जी, उपस्थित दरभंगा के प्रिंसिपल डॉक्टर तिवारी जी, उपस्थित अलग अलग शहरों से आए समीर सौरभ जी, उमेंद्र त्रिपाठी जी, सभी एनसीसी कैडेट्स, सभी देवियों सज्जनों, कुछ बच्चे भी हैं। सबसे पहले इस अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज 23 मार्च है। बीते कल 22 मार्च को लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान के 2 वर्ष पूर्ण हुए और पूर्ण होने के अवसर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने कल ऊर्जा ऑडिटोरियम में संपन्न किया था, जिसमें पूरे बिहार के सभी जिलों से लोग आए थे। अनेक मीडिया के पर्सनैलिटीज़ जो बिहार में आज लीडिंग पोजीशंस में हैं, उनके द्वारा भी इस लेट्स इंस्पायर बिहार के बारे में अपने विचार साझा किए गए। अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए थे, हर वर्ग से थे, हर कम्युनिटी से थे। सबके मन में सपना वही था जो हम सभी बिहार वासियों के मन में है, जो हमें एक सूत्र में जोड़ रही है, एक व्यथा है। जब बिहार से बाहर जाते हैं और अपने बिहार के बारे में कल्पना करते हैं, सोचते हैं, तो मन जरूर कहता है कि एक समय जब कुछ नहीं था, रोड्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत नहीं थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, कुछ तो बात थी कि बिहार अग्रणी भूमिका इस पूरे भारतवर्ष में निभा रहा था। उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर पा रहा था, नेतृत्व कर पा रहा था, वो भी 1-2 वर्षों तक नहीं, अनेकों वर्षों तक। जिस भारत के इतिहास को हम पढ़ते हैं, उसमें बिहार की उस संप्रभुता को पाकर गौरवान्वित होते हैं। लेकिन यदि केवल गौरवान्वित होंगे तो उससे वर्तमान में क्या परिवर्तन आएगा? परिवर्तन तब आता है जब मन की भावना शुद्ध हो और हम चिंतन करें कि वर्तमान में यदि हमारी स्थिति अनुकूल नहीं है तो स्थिति अनुकूल कैसे की जा सकती है। यदि पूर्व में जब उस प्रकार के माध्यम नहीं थे, संसाधन नहीं थे, तब यदि हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर पा सके थे, तो कारण क्या थे? दृष्टि थी, जिसको मैं अक्सर साझा करता हूँ। किस प्रकार वेदांत की दृष्टि इस भूमि में उस प्राचीन काल में स्थापित हुई जब विश्व में ज्ञान का स्तर नहीं था। क्या दृष्टि थी? प्राचीन काल में जब विश्व में सभ्यताओं का उदय हो रहा था, कल्चर्स बन रहे थे, सिविलाइजेशंस बन रही थी, आप देखेंगे सभी सिविलाइजेशंस में डिस्पैरिटीज़ हैं। एक रूलिंग क्लास है, एक सर्वेंट क्लास है, अलग अलग क्लासेस अलग अलग नामों से हर देश में स्थापित हुए। भारत में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं जातिवाद के रूप में विकसित हुआ, जिसमें अनेक जातियां स्थापित हुईं, बाद में उपजातियां स्थापित हुईं। एक प्रकार का वर्गीकरण जो व्यक्ति को व्यक्ति से आपस में बांटता था, सामाजिक रीतियों में, परंपराओं में भी बढ़ती चली गई और विभाजित करती रही। लेकिन बिहार आगे क्यों बढ़ा? यदि उस समय के भारत को देखते हैं तो पाते हैं सोच अलग थी। वेदांत की सोच क्या थी? व्यक्ति तो व्यक्ति छोड़ दीजिए, किसी जीवात्मा में भी भेदभाव नहीं मानना, सब में एक रूप देखना, उसी ईश्वर का रूप देखना जिसने सब कुछ उत्पन्न किया हो। यह बिहार के पूर्वजों की दृष्टि थी। और इसी को हम पाते हैं जब देखते हैं नंदवंश का स्मरण ब्रिगेडियर साहब ने किया। नंदवंश किस दृष्टि को दिखाता है कि समाज का सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति भी शासक उस समय बिहार में बन सका था, जब इसकी कल्पना पूरे विश्व में कहीं हो भी नहीं सकती थी कि किसी व्यक्ति जो शासक वर्ग का नहीं हो शासक बन सके। सामर्थ्य था, शासक बने, भूमि की उन्नति हुई। और जब अलेक्जेंडर द ग्रेट उस समय यूनान से चलकर आए, उनको भी लौटना पड़ा जब उनकी सेना में उस समय इस प्रकार के भाव जागृत हुए कि जब मगध की सेनाएं चलती हैं तो उनके धूल में सूर्य भी छिप जाता है। कैसे संभव हुआ? तो बहुत अच्छी बात अभी ब्रिगेडियर साहब ने कही, चाणक्य अकेले चले थे इस भूमि से। जब अलेक्जेंडर का आक्रमण हो रहा था, पूरे यूरोप को जीत चुके थे, पर्शिया जीतकर भारत की तरफ आ चुके थे और भारत छोटे छोटे राज्यों में, गणराज्यों में बटा हुआ था।
सबकी दृष्टि केवल अपने तक सीमित थी कि यदि हमसे सामना होगा तो हम देख लेंगे या संधि कर लेंगे। तक्षशिला नरेश अम्भी ने स्वीकृति दे दी, संधि कर ली, और इस प्रकार यवन सैनिक भारत में प्रविष्ट हुए तो सबसे पहला विरोध वास्तव में उस गुरुकुल से हुआ, जिन्हें वास्तव में विरोध करने का शायद यदि आप सामान्य रूप में सोचें तो कोई अधिकार नहीं था, एक अपवाद था। एक गुरुकुल का भला इससे क्या फर्क पड़ता है या क्या फर्क पड़ना चाहिए कि शासक कौन है? गुरु का काम तो शिक्षा देना है, विद्यार्थियों का काम तो शिक्षा ग्रहण करना है। वो विद्यार्थी भी कहाँ के थे? पूरे भारत से उस तक्षशिला के गुरुकुल में एकत्रित थे, लेकिन मन की बात क्या थी? अपनी भूमि पर विदेशियों को उस प्रभाव को जन्म देना नहीं चाहते थे जिससे सांस्कृतिक विरासत नष्ट हो जाए। और इस शुद्ध भावना ने, जब व्यक्ति अकेले चले थे, एक अकेला व्यक्ति, लेकिन मन की भावना शुद्ध थी, राष्ट्रहित में थी, निस्वार्थ थी। पूरे भारत का साम्राज्य भी जब बना उसमें चाणक्य का कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन भूमि के प्रति अपने कर्तव्य को जानते थे। और इसीलिए जब शुद्ध मन से बात निकलती है तो मन से मन को जोड़ती है। उस समय के भारत में जब संसाधन नहीं थे, आज तो हम लोग टेक्नोलॉजी से जोड़ पाते हैं, माइक से संबोधित करते हैं तो बड़े सभागार में हजारों लोग, लाखों लोग सुन पाते हैं। लेकिन उस समय क्या बात थी कि हम लोगों को जोड़ पा रहे थे, कैसे संबोधित कर पा रहे थे इस रूप में कि सबकी भावना एक हो जाए। यदि चिंतन करेंगे तो पाएंगे, इसलिए हो पा रही थी कि मन में स्वार्थ नहीं था, मन में एक राष्ट्र को देखने की दृष्टि थी जिसमें एकता हो, जिसमें हम भेदभाव से ऊपर उठकर सोचें। और तभी आचार्य चाणक्य की दृष्टि को भी आप देखिए, यदि उस रूप में देखते तो वो भी सोचते कि यदि अखंड भारत का कोई शासक होगा तो क्षत्रिय होना चाहिए। लेकिन ऐसी संकुचित दृष्टि उनकी थी क्या? एक युवक में जब सामर्थ्य दिखा, युवक के साथ तक्षशिला की ओर चले गए, और उसके बाद यवन जितने भी स्कंधावर थे उसमें उन्होंने जो बातें प्रसारित करनी शुरू की, उसी का असर था कि यवन सैनिकों को भी विद्रोह करना पड़ा और सम्राट को लौटना पड़ा। लेकिन उसके बाद उसी रूप में यदि हम देखते हैं इतिहास में जो परिवर्तन होता है कैसे होता है। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया छत्रपति शिवाजी महाराज का। क्या उम्र थी छत्रपति शिवाजी महाराज की जब उन्होंने प्रथम दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी? इतने सारे एनसीसी कैडेट्स हैं, बताइए कितनी उम्र थी छत्रपति शिवाजी की? 16 वर्ष। केवल 16 वर्ष के थे जब प्रथम दुर्ग पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और हम लोग यदि देखें तो 16 वर्ष की अवस्था को हम क्या मानते हैं? ऐसा लगता है कि अभी तो बस जीवन का प्रारंभ हुआ है और बहुत आगे बहुत कुछ करना है। लेकिन 16 वर्ष में उन्होंने प्रथम दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी। मन की भावना क्या थी? शिवाजी का स्वार्थ क्या था? जो लोग उनके साथ जुटे, श्रृंखला बनती चली गई, कैसे बनती चली गई? 3 वर्षों तक वेतन भी नहीं लिए, इस प्रकार की भाव अगर जागृत हो तो निश्चित है कि राष्ट्र का उत्थान सुनिश्चित है। आज बिहार में लेट्स इंस्पायर बिहार में जिस प्रकार से लोग जुड़ रहे हैं, मैंने तो एक संदेश दिया था जो मन से निकला था। एक व्यथा थी जो बाल्यकाल से थी, जब मैं सुनता था, देखता था। जब भोपाल गया तो बच्चे बिहारी बोलकर चिढ़ाते थे। मन कहता उस भूमि में जिसमें यह शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, आज भला अपमान का सूचक कैसे हो गया? हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं जिससे परिस्थितियों में परिवर्तन आए? और तब निश्चित ही ऐसे प्रेरक व्यक्तित्वों का स्मरण करने पर मन में ऊर्जा जागृत होती है। और लगता है कि उस समय जब संसाधन नहीं थे तब एक आचार्य जिनका काम राष्ट्र निर्मित करना उस रूप में नहीं था, लेकिन जब शुद्ध मन से चले तो व्यक्तियों को जोड़ते चले गए, और जो मन से मन की बात जुड़ती चली गई, उस यज्ञ को जिन्होंने प्रारंभ किया, एक उसने दावानल का स्वरूप ग्रहण कर पूरे भारत को एकीकृत कर दिया। तो आज भी यदि हम सोचते हैं कुछ असंभव है तो वास्तव में असंभव नहीं है, हमारे मन की एक सीमा मात्र है। और जो बिहार के विकास की बात करते हैं तो बिहार में हम क्या देखते हैं? छोटे छोटे वादों में हम ग्रसित हैं। कोई जाति के नाम पर संघर्ष करता है, कोई संप्रदाय को लेकर चलता है, कोई अलग अलग विचारधाराओं को लेकर चल रहा है, सामने है ही नहीं। और जिस भूमि ने वेदांत को जन्म दिया, जो समय से आगे की सोच थी, जिस भूमि में कभी गार्गी वाचक्नवी रही, जो पूरे भारतवर्ष से एकत्रित विद्वानों को उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ चुने जा रहे विद्वान को भी चुनौती देने की विद्वता पूर्वक क्षमता रखती थी, तो भूमि में बात तो कुछ अलग है, प्राचीन काल से है, डीएनए तो वही है। लेकिन यदि ऊर्जा को हम आपस में संघर्ष में लगा देंगे, जातियों के नाम पर लड़ते रहेंगे, तो चीज़ें कहाँ आगे बढ़ेंगी? यही तो कारण है कि बिहार में जिस प्रकार का आर्थिक विकास होना चाहिए उसको हम संभव होते नहीं देख पाते। जिस गति में बाकी क्षेत्रों में विकास हो रहा है,
उस क्षेत्र में जिसने कभी उस पूरे भारत के साम्राज्य का नेतृत्व किया हो, जिसमें ऐसी उद्यमिता थी, जिसका उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ, कैसे पूरे विश्व भर से व्यापारी आते थे और चंपा से इतने प्रभावित हुए कि वियतनाम वासियों ने चंपा अपने देश का नाम रख दिया। 1500 वर्षों तक वियतनाम चंपा के नाम से जाना गया। यदि विश्व में भ्रमण करेंगे इस पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में, एशिया के अलग अलग क्षेत्रों में, तो आप पाएंगे भारत का प्रभाव क्या था। और भारत के उस प्रभाव में अगर किसी की भूमिका थी तो सबसे बड़ी भूमिका उसमें बिहार की थी, जिसके अवशेष आज भी मिलते हैं, पुराने नामों में भी मिलते हैं। और अभी भी कई वैसे क्षेत्र मिलेंगे जिसमें आज के भी गाँवों के नाम उस समय के बिहार के गाँवों के नाम से मिलते जुलते पाए जाएंगे। यदि हम चाहते हैं अपने जीवन काल में करें तो जो मंत्र, 3 मंत्र है, शिक्षा का विकास, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हम उस व्यवस्था को स्थापित करें जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को बिहार से बाहर पढ़ने नहीं जाना पड़े। ऐसे शिक्षा के उच्च संस्थान कैसे स्थापित हों जिसमें विद्यालय में, महाविद्यालय में अच्छी शिक्षा हम दे सकें। भूमि तो वही है जहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, ठंडे रास्तों से चलकर आते थे, जहाँ 1000 साल पहले पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था केवल एक आचार्य को बुलाने के लिए। सामाजिक प्रयास कैसे संभव है? एक तो प्रयास है कि टॉप डाउन अप्रोच, एक होता है बॉटम अप अप्रोच। दोनों के साथ होने से ही चीज़ें संभव होती हैं। सामाजिक प्रयास में यदि हर व्यक्ति सोचे कि मेरा क्या योगदान हो सकता है, उसमें उस प्रकार का योगदान करने का प्रयास करे, निश्चित चीज़ें बदलेंगी। विद्यालय से यदि हम जुड़ते हैं अपने गांव के विद्यालय से और उसमें सोचें कुछ प्रयास मैं किस प्रकार से करूं, और ऐसे अनेक व्यक्ति, यदि हर विद्यालय में 20 वैसे व्यक्ति जो उस गांव से हैं और सफल हैं, उन्होंने उस विद्यालय के साथ जुड़कर उसमें कैसे सुधार हो। यदि शिक्षक हैं, कहने से कि शिक्षक खराब हैं, चीज़ें तो बदलेंगी नहीं। लेकिन उन शिक्षकों के स्किल अपग्रेडेशन के लिए प्रयास करें, विद्यार्थियों के लिए हम सेमिनार्स करें, उस प्रकार से एक नियमित व्यवस्था स्कूल के टीम से मिलकर हम करें तो कुछ परिवर्तन होगा या नहीं होगा। सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो परिस्थिति है बहुत चिंतित करती है, विचलित करती है। और तब लगता है यदि आचार्य चाणक्य भी उस समय सोचते कि देश पे यदि कुछ होता तो उसमें मुझको क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मगध नरेश धनानंद ने कहा जब आए थे कि जब मगध पर आक्रमण होगा हम देख लेंगे, हमारी क्षमता विशाल है, हम लड़ सकते हैं। लेकिन यदि आचार्य भी इस रूप में सोचते कि भाई मुझ पर कभी कुछ होगा तो देख लेंगे, तो इस देश में कभी एकता स्थापित होती क्या? स्वयं से ऊपर सोचना, राष्ट्र हित में सोचना, तभी चीज़ें बदलती हैं। और बिहार के विकास के लिए यदि सोचना होगा तो हर व्यक्ति को सोचना होगा, उसको धारण करना होगा, तभी चीज़ें बदलेंगी। यदि हम सोचते रहेंगे कोई आएगा कुछ करके चला जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी, कभी बदलती नहीं हैं। चीज़ें तब ही बदलती हैं जब व्यक्ति से व्यक्ति जुड़ते हैं और परिवर्तन का प्रयास करते हैं। और मुझे प्रसन्नता होती है जब देखता हूँ जिस यज्ञ को हम लोगों ने प्रारंभ किया था उसमें पूरे बिहार के लोग जो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में हैं, आज संख्या छोटी है, 55,000 लोग करीब 2 साल में व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सक्रिय हैं, अनेक कार्यक्रमों में भी आते हैं। कल भी यहाँ जहाँ हम लोगों ने कार्यक्रम किया उसमें 1000 से अधिक लोग पूरे बिहार से जुटे थे। संकेत हैं, प्रारंभिक संकेत हैं, लेकिन साथ साथ द्वंद्व भी हैं। जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो हम देखते हैं अहंकार का टकराव बहुत होता है, छोटे छोटे बातों पर लोगों में विवाद होता है। इन चीज़ों से जब हम ऊपर उठ जाएंगे, छोटे छोटे विवादों को उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे और साथ मिलकर कार्य करने की प्रवृत्ति को जन्म देंगे, स्थापित कर देंगे, तभी चीज़ें बदलेंगी। मन की भावना शुद्ध होना बहुत आवश्यक है और तभी हम एक दूसरे को जोड़ पाएंगे। और जहाँ अहंकार का टकराव होगा उसमें समाधान कैसे हो, सबसे पहले सोचना होगा कि ध्येय क्या है, किस लिए हम साथ जुटे हैं। हर व्यक्ति की प्रकृति थोड़ी भिन्न होती है, बोलने का तरीका अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है। लेकिन जब बड़ा काम करना है, अपने बिहार को बदलना है, तो इन छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना होगा, मिलकर सोचना होगा कि कैसे हम एकता को स्थापित कर सकें। यही तो भूमि थी जहाँ पूरे उत्तर बिहार से, उस क्षेत्र से जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी और पश्चिम में नारायणी गंडक स्थापित थी, उसको वज्जी महाजनपद कहते थे। और वज्जी महाजनपद ने भी एक अपवाद प्रस्तुत किया। पूरे विश्व में जब कल्पना नहीं थी कि शासक का चयन किया जा सकता है, विश्व तो यही मानता था शासक किसी वर्ग का होगा, किसी परिवार का होगा और शासन केवल शक्ति से ही प्राप्त की जा सकती है। उसमें वैशाली ने कैसा अपवाद प्रस्तुत किया, शासक का हम चयन कर सकते हैं और सामर्थ्य के हिसाब से लोग चुन सकते हैं, तभी तो विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ। सोच अलग थी और उस सोच में 7,707 गणराजा इस पूरे क्षेत्र में चुने जाते थे। और इस सभागार में तो जैसे हम बैठे हैं करीब
300 350 की संख्या है, माइक से संबोधित होते हैं। लेकिन उस प्राचीन वैशाली के संथागार में 7,707 गणराजा एक साथ संबोधित होते थे और बिना माइक के होते थे। सोचिए कैसी एकात्मता उनके अंदर स्थापित थी कि बिना विवाद के प्रति वर्ष अपने राजा का चयन कर पाने में, गणाधिपति का चयन कर पाने में सक्षम हो पाते थे। और तभी तो जब मगध का विस्तार चाहने वाले सम्राट अजातशत्रु ने सोचा किस प्रकार वैशाली को नष्ट किया जाए, तो उन्होंने अपने अमात्य वसाकार को वैशाली भेजा, जहाँ उस समय भगवान बुद्ध विश्राम कर रहे थे, और जानने का प्रयास किया कि वैशाली को कैसे नष्ट किया जाए। और तब भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से पूछा कि क्या वैशाली में नित्य सभाएं होती हैं? तो उत्तर था हाँ होती हैं। क्या वैशाली में सभा में लोगों में सामंजस्य स्थापित होता है? उत्तर हाँ था। क्या वैशाली में वृद्धों का, स्त्रियों का सम्मान होता है? उत्तर हाँ था। क्या वैशाली में ज्ञानियों का सम्मान होता है? अनेक ऐसे प्रश्न थे जिसके उत्तर जब उन्होंने पाए कि स्वीकारात्मक हैं, तो भगवान बुद्ध ने कहा जब तक वैशाली में इस प्रकार की भावना रहेगी, इस प्रकार की एकता रहेगी, वैशाली का कभी नाश नहीं हो सकता। और तब वसाकार बड़े निराश होकर वैशाली से वापस पाटलिपुत्र आए। अपने सम्राट को उन्होंने बताया, बड़े निराश होकर कि वैशाली का अंत होना संभव नहीं है, भगवान बुद्ध ने कह दिया है। और तब अजातशत्रु ने अपने अमात्य से कहा कि तुम कहते हो कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि वैशाली का नाश नहीं हो सकता, उसका अंत नहीं हो सकता। निश्चित तुम सही कहते हो, लेकिन तुमने शायद भगवान बुद्ध के बात पर ध्यान नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने तो कहा कि जब तक ऐसी एकता स्थापित होगी, लोगों में ऐसा सामंजस्य स्थापित होगा, तब तक उसका नाश नहीं हो सकता, उसका अंत नहीं हो सकता। लेकिन यदि हम उस एकता को भंग कर सके, जो आपसी सामंजस्य स्थापित है, जिसमें इतने लोग मिलकर एक साथ एक विचार को लेकर चलते हैं, उसको नष्ट कर सके, उस भाव को तोड़ सके, निश्चित देखना वैशाली का विनाश होगा। और तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें निष्कासित करता हूँ, तुम वैशाली जाओ और वहाँ जाकर बताओ कि मुझे मगध सम्राट ने निष्कासित किया है, चूंकि मैं वैशाली आया था। और प्रयास करो कि वैशाली में आपस में लोगों के अंदर मतभेद हो। और लगभग 2-3 वर्षों तक वसाकार जब रहे, बड़े चतुर थे, लोगों को आपस में उन्होंने लड़ाने का काम शुरू किया, एक दूसरे की शिकायतें करनी शुरू की। और भाव इस प्रकार का हुआ कि जिस वैशाली में इतने लोग मिलकर एक साथ निर्णय ले पाते थे, उसमें एक छोटे से विवाद पर बहुत अलग अलग प्रकार के विचार उस समय के गणाधिपतियों के बीच हुए। सबने लड़ना शुरू कर दिया। और जब ऐसी परिस्थिति बनी तो मगध को समय उपयुक्त लगा और मगध ने चढ़ाई कर दी। युद्ध में जो होना तो तय था, एकता भंग हो चुकी थी। वैशाली में इतने लोग थे जो मगध की सहायता करने के लिए भी तत्पर थे, और उसमें वैशाली का नाश हो गया। जिस वैशाली में इतनी उच्च परंपराएं स्थापित थी, जिसमें शासकों के चयन में एक अलग परंपरा स्थापित करने का सामर्थ्य था, जिसकी सोच अलग थी, मगध कभी उससे जीत नहीं सकता था। लेकिन जब आपस में मतभेद हुए, लोग लड़ने लगे, संघर्ष करने लगे, उसका भी नाश हो गया। बहुत बड़ा संदेश इतिहास में, हमारे अपने इतिहास में, कैसे मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ, सोच अलग थी, कैसे वैशाली का अंत हुआ। और यदि आज के बिहार के लिए ग्रहण करते हैं तो पाएंगे क्यों ऐसा हुआ। उस समय यदि हम अग्रणी थे, अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, तो हम भेदभाव से ऊपर सोच पा रहे थे। तभी तो चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया। सोच अलग थी वेदांत की भूमि में। लेकिन आज यदि हम संघर्ष करते रहेंगे उस प्रकार से जैसे वैशाली में होता था, तो बिहार की स्थिति क्या होगी। शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बाहर ही तो जाना पड़ेगा। लेकिन यदि हम उस उद्यमिता की भावना को जागृत करें, जिसके कारण उद्योग स्थापित होते हैं, बाहर से बहुत अगर आप उम्मीद करते हैं कोई आएंगे, तो मान लीजिए ऐसा कोई आने वाला नहीं है जब तक उस उद्यमिता की भावना को हम गाँव-गाँव में विकसित नहीं कर दें। यदि हम पढ़ेंगे, लिखेंगे और सोचेंगे केवल सरकारी नौकरी ही एक साधन है, तो निश्चित है कि बिहार का विकास संभव नहीं है। हमें प्रेरणा लेनी होगी रवि जी से। स्टेलर कंपनी और 2 और कंपनीज इनकी हैं, किस प्रकार से लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इनके मन में बड़े शुद्ध विचार हैं, चाहते हैं बिहार में आकर इन्वेस्ट करें। मेरी काफ़ी लंबी वार्ता इनसे हुई। बड़ी प्रसन्नता होती है जब इस रूप में देखता हूँ कि लोग चाहते हैं बिहार के लिए कुछ करें। और ऐसे सभी कड़ियों को हमें जोड़ना पड़ेगा, आश्वस्त करना पड़ेगा, उन सहयोग करना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं। और इसी भावना से जब गांव-गांव उत्पन्न करेंगे, युवकों में करेंगे, विद्यालय में करेंगे, महाविद्यालय में करेंगे, स्टार्टअप्स कैसे लगें, और इसी भावना के साथ मोहन झा जी जब जुड़े तो अभियान बड़ा सशक्त हुआ। बड़ौदा में रहते हैं, बड़ौदा से विशेष रूप से चलकर आते हैं,
क्या स्वार्थ होगा कि पटना आकर इस प्रकार के कार्यक्रम कराने के लिए हफ्तों रुकते हैं, अपनी राशि खर्च करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं। सौरभ मिश्रा जी, अनिल झा जी, ये सब प्रेरणा स्रोत हैं। सबके मन में स्वप्न है, अपना समय दे रहे हैं। कर्नल नीलांबर झा अपने आप में प्रेरित करते हैं जब रांची से आते हैं विशेष रूप से कार्यक्रम के लिए। त्रिपाठी जी को तो बहुत समय से जानता हूँ। समीर सौरभ जी से मुंबई गया, वहाँ मुलाकात हुई। जब क्षेत्रों में भ्रमण करता हूँ पाता हूँ ज्योति जागृत है। रविंद्र सिन्हा जी नोएडा से आए हैं, अलग अलग लोग हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है। विनीता मैम अपने आप में प्रेरित करती हैं जब कहती हैं कि उम्र कोई अवरोध नहीं है। तो बिहार ने तो सदैव इसी सोच को जागृत किया, इसको लेकर चलते रहे कि अवरोध तो कुछ है ही नहीं, मन की सीमा मात्र है। अपने जीवन काल में कई अवसरों पर मैंने साझा किया किस प्रकार जब बगहा का एसपी था, लोग मिनी चंबल कहते थे। बहुत समय से अपराध चल रहा था, लेकिन इतिहास की प्रेरणा ने क्षेत्र को परिवर्तित कर दिया। जहाँ अपहरण 100-150 की संख्या में प्रतिवर्ष होते थे, थोड़े से प्रयास ने, लोगों को जोड़ने के प्रयास ने, इतिहास की दृष्टि को बदलने के प्रयास ने संख्या शून्य पर ला दी और बिहार से मिनी चंबल नाम मिट गया। उसी प्रकार रोहतास में उग्रवादियों का ऐसा भय था, उस किले पर कभी तिरंगा नहीं लहराया गया था, काले झंडे लहराए जाते थे। लेकिन जब लोग जुड़े, इतिहास की भावना मन में स्थापित हुई और लगा कि हम उन्हीं यशस्वी पूर्वजों के वंशज हैं जिनमें उस दुर्ग को स्थापित करने की क्षमता तब थी जब इस प्रकार के संसाधन नहीं थे। और यदि आपस में हम संघर्ष करते रहे तो स्थिति और बद से बदतर होगी। चीज़ें बदल गई। जिसको लोग असंभव मानते थे, सोचते थे कि संभव हो ही नहीं सकता कि कभी रोहतास किले पर शांति स्थापित हो, आज आप जाकर देख सकते हैं। किसी भी समय आराम से बिना भय के आप विचरण कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, कोई टोकने वाला नहीं है। परिवर्तन संभव है। बिहार में यदि हम सोचते हैं कि आज स्थिति ऐसी है और बिहार में उद्योग स्थापित होंगे या नहीं होंगे, प्रयास कीजिएगा, इस प्रकार से मन से कीजिएगा, शुद्ध मन से कीजिएगा। और यदि व्यक्ति के मन में राष्ट्रहित हो, मन शुद्ध हो, तो निश्चित जो बात ब्रिगेडियर साहब ने कही उसको अपने जीवन काल में होते हुए देख पाएंगे। व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, विचार महत्वपूर्ण है। और उस विचार को लेकर हमने उस यज्ञ का प्रारंभ कर दिया है। अब इस विचार को धारण करना, उसको और सशक्त करना आपके हाथों में है। मिलकर जब प्रयास करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, पूरे बिहार के जन जन तक इस अभियान के संदेश को पहुंचाएंगे। कल एक फिल्म प्रोड्यूसर मुंबई में रहते हैं, रहने वाले मुजफ्फरपुर के सागर श्रीवास्तव, उनके द्वारा खुद से मेहनत करके, राशि खर्च करके बिहार के हित में एक फिल्म का निर्माण इसलिए किया गया ताकि लोग संदेश को समझें, लोग जुड़ें और योगदान करें। संकल्पना क्या है? सामाजिक अभियान है, कोई राजनीतिक अभियान नहीं है। राजनीतिक अभियान का अर्थ क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? यदि राजनीतिक अभियान चलते हैं उनका उद्देश्य चुनाव जीतना होता है, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। अपने जीवन काल में बिहार को बदलना है। और तभी संभव है जो हर व्यक्ति उसमें योगदान देंगे, जिस कैपेसिटी में दे सकें। जो शिक्षित हैं यदि शिक्षा दे सकते हैं, शिक्षा दान कर सकते हैं, ऐसे जो इंस्टीट्यूट स्थापित हैं, विद्यालयों में यदि हम शिक्षकों को कुछ दे सकते हैं, विद्यालय की रिसोर्सेज को ऑगमेंट कर सकें, इस प्रकार की सोच यदि हमने विकसित कर दी, तभी तो आप देखते हैं कैसे आज पटना में जो डॉक्टर्स जुड़े हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, लेकिन पटना में 87 फ्री मेडिकल कैंप्स, जिसमें 10,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए कर सके। और इस प्रकार की भावना यदि हम जन जन तक पहुंचाएं और हर लोगों को इस प्रकार की प्रवृत्ति जागृत करने, तो चीज़ें में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। एक जन अभियान बनाने की आवश्यकता है कि हम कुछ बिहार के लिए करें, मिलकर करें, जिसका जितना अंशदान हो सके उसको करने का प्रयास करें, तभी चीज़ें बदलेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यदि कुछ है इस पूरे अभियान में, उद्यमिता है। तो बिहार को यदि किसी चीज़ की सबसे अधिक आवश्यकता है तो उद्योगों की है। उद्योग स्थापित हों तभी बिहार आगे बढ़ेगा। और जो उद्योग स्थापित करने कोई बाहर से नहीं आएगा, अपने बिहार के लोगों को चिंतन करना होगा, मिलकर प्रयास करना होगा, उस परंपरा को पुनः जागृत करना होगा, स्थापित करना होगा, जिसमें हम उद्योग लगाने के लिए प्रेरित कर सकें। और इसमें उन लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है जो आज स्थापित उद्योगपति हैं, जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स लगाए और आज सफल हैं। थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा योगदान, उस साहस के साथ कि अपने जीवन काल में बिहार के लिए, उसको बदलने के लिए कुछ करना है, यदि हम करने लगे और एक दूसरे का साथ देने लगे, जिन्होंने ऐसे साहसिक कदम उठाया उनका सहयोग करने लगे, उन पर यदि कोई आशंका हुई, आँच आई, उसमें हम साथ खड़े रहे, निश्चित चीज़ें बदलेंगी। और परिवर्तन जब होता है तो शुरू में आभास नहीं होता। स्वामी जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद को जब हम पढ़ते हैं, जब किसी आप नए कार्य को प्रारंभ करते हैं जिसमें उद्देश्य बड़े पवित्र हों, निस्वार्थ हों,
तो प्रारंभ में लोग इग्नोर करते हैं, उनको लगता है कि भाई तो ऐसे ही बड़ी आदर्शवाद की बातें कर रहा है, संभव नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद जब देखते हैं कि उसमें लोग उस विचारधारा के साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो विरोध करते हैं, जमकर विरोध करते हैं कि भाई ये कैसे, क्योंकि नॉर्मल जो चीज़ें चलती हैं उसमें कोई, उसको कहते हैं ना जिसमें इनर्शिया, लोग चाहते नहीं कि चीज़ें बदलें, जैसा चल रहा है चलते रहे, इसलिए लोग विरोध करते हैं। कुछ नया जब दिखता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी आदर्शवाद की बातें होती है, ऐसा आदर्श समाज कैसे स्थापित हो सकता है, सुनने में बड़ा अजीब लगता है और लोग विरोध करने लगते हैं, समझते नहीं पूरी दृष्टि को। लेकिन तब भी हम चलते रहते हैं अपनी उसी निश्चय के साथ जिसको लेकर हमने उस अभियान का प्रारंभ किया था, तो स्वामी जी कहते हैं लोग साथ में फिर जुड़ जाते हैं। और लगभग किसी भी परिवर्तन में आप पाएंगे इस प्रकार की चीज़ें, स्टेजेस होती हैं। हम लोगों ने तो अभी केवल प्रारंभ किया है, लेकिन बहुत आगे जाना है। और जैसे समिट्स मोहन झा जी करा रहे हैं, उनके सहयोग से मिलकर बहुत लोग जुड़े हैं। पिछली बार 22 मार्च को आए थे, उसके बाद वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट 5 जून को हुआ, फिर 27 अगस्त को इसी सभागार में स्टार्टअप समिट हुआ, फिर 3 दिसंबर को डेहरी ऑन सोन में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसके बाद आज पुनः हम लोग बैठे हैं और उसी संकल्पना को स्मरण करते हुए बिहार में कैसे योगदान करें इस पर चिंतन कर रहे हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और जितने लोग बाहर से आए हैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और कहना चाहता हूं कि बहुत दूर जाना है, मन में कभी निराशा का भाव जागृत न हो। बातें अभी छोटी दिख रही होंगी, लेकिन कुछ समय में आप देखिएगा चीज़ें बदल जाएंगी, यह विश्वास दृढ़ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका तो हर शब्द अपने आप में एक प्रेरणा होता है। कई बार हम लोग इतिहास की ओर लौट जाते हैं और उसके साथ साथ जुड़ा होता है हमारा वह सुनहरा भविष्य जिसकी हमने कल्पना की। हमने बस कल्पना की थी, आपने मूर्त रूप दिया, आगे बढ़े और हम सब जिस तरह इसके साथ जुड़कर चल रहे हैं, एक बहुत ही सुंदर भविष्य हमारे सामने खड़ा नज़र आ रहा है। हमारे स्टार्टअप्स की हम बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स की। हमारे साथ संगीता